Good evening, friends. Welcome to our own channel, सज्जाद हुसैन लॉ एसोसिएट्स। आज हमारा टॉपिक है कि नए एडवोकेट्स को बेल के विषय में जानकारी प्रदान करना। तो आज हमारे समक्ष हमारे सीनियर सज्जाद हुसैन सर और संजय शुक्ला सर बैठे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके दिए हुए वक्त का पूर्णता उपयोग कर सके और बेहतर जान सके, बेहतर जानकारी ले सके कि 437, 438 और 439 के प्रोविजन में आप किस तरह से एप्लीकेशन मूव करते हैं। धन्यवाद अभिनव जी, आपने सही प्रश्न किया। लेकिन बेल के तैयारी में बैकग्राउंड में 437 हो या 438 हो या 439 हो, सबसे पहले तो हमको बेल के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इंसिडेंट को देखना पड़ता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। विचारण न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अब सबऑर्डिनेट कोर्ट करने को मना कर दिया लोअर कोर्ट में। विचारण न्यायालय में क्या उन्होंने हमारी कैंसिल किस ग्राउंड पे की है, वहाँ हमारी एप्लीकेशन क्या लगी थी, उसके आधार पे हम तैयारी करेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। और क्लाइंट से भी जो उसके आए हैं वो तो हमारा जो अभियुक्त होगा वो तो जेल के अंदर होगा जो तथा, लेकिन हमको उससे बात करके डिस्कस करके पहले उसकी मसाला तैयार करना पड़ेगा, क्या पॉइंट्स हैं उनको सिरियलाइज करना पड़ेगा। और क्या देखना होगा कि कहाँ पर से हम उसको घटनाक्रम में जो हमारे विचारण न्यायालय के हमारे अधिवक्ता बात नहीं कह पाए, या ये प्रैक्टिकल मैंने खुद भी देखा है और आप भी जानते हैं कि अन्य क्या नाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं वो क्या नाम जो बेल दी जा सकती हैं, वो बेल एक अधिकार के रूप में माना जाता है, और जेल एक्सेप्शनल रहनी चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। तो उनकी जिद हो या ऊपर से कोई ऐसा दबाव हो, तो वहां पर जो है जिन ग्राउंड्स पे नहीं हो पाती है, वहां माननीय हाईकोर्ट को हम कन्विंस करते हैं, ऑनरेबल जस्टिस को कन्विंस करते हैं, तो कभी कभी बिल दे देते हैं। तो बाकी धाराएं हमारे सज्जाद सर सुप्रीम कोर्ट से कई हाई कोर्ट देखे हुए हैं, जब इनकी मदद के का जज्बा वो है कि ये लोअर कोर्ट में भी चले जाते हैं, विचारण न्यायालय में लोअर कोर्ट फिर गलत बोल गया, वहां भी चले जाते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। मैं चाहता हूँ सज्जाद सर इस पे अपना विशेष बिंदुवार हम लोगों को समझाएं, आप लोगों को समझाएं, और ताकि मेरा भी कुछ ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि इनसे साथ तो मैं बैठ जाता हूँ, हमारे साथी हैं, लेकिन इनके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे तक नहीं आ पाते हैं। तो आप हम दोनों ही लाभान्वित होंगे, और जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे हमारा ये चैनल से वीडियो सुन के, उनको भी लाभान्वित होंगे। तो मैं इस कम समय को सज्जाद सर के द्वारा चाहता हूं कि ये ज्यादा अच्छा व्यक्त कर लेंगे, तो मैं इनके हैंड ओवर कर रहा हूं। जहां तक रही बेल पे डिस्कस करने की बात, तो बेल को राइट कहा जाता है और बेल के रिजेक्शंस को एक्सेप्शंस कहा जाता है। हालांकि अब जस्ट उल्टा हो गया है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो बेल को ज्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं, और ज्यादातर मामले में बेल पिटी ऑफेंसेस में भी ट्रायल कोर्ट के जरिए से नहीं दी जाती है, जैसा कि आपको पता है। और कुछ मामलों में एसडीएम वगैरह को भी पावर दिए गए हैं बेल के लिए, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। सेक्शन 6 में सब क्लास 4 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी बहुत मामलों में बेल और बांड एक्सेप्ट करने का पावर है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले पे कहा है कि ट्रायल कोर्ट के जजों को फेयरनेस के साथ बेल देनी चाहिए, और बहुत सारे मामलों में वो बेल दे सकते हैं लेकिन बेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको ढेर होता है हाई कोर्ट के जजेस का, और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो जिनके कंट्रोल में वो डिस्ट्रिक्ट होता है उनसे भी डरे रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट के जजेस बेल नहीं देते हैं। हालांकि जुडिशरी में वास्ट तरीके से ये देखा जाए तो करप्शन है। जुडिशरी में करप्शन इसलिए कहा जा रहा है कि जुडिशरी में डिस्क्रिशन होने की वजह से करप्शन हो रहा है, कि जिसमें वो चाहे उसमें बेल दे दे, जिसमें चाहे उसमें बेल ना दे। तो कोई सेट प्रोफार्मा नहीं होता है
इसलिए हर मामले में टेक एंड गिव का मामला होता है और ज्यादातर मामलों में इस तरह की चीजें होती हैं। और क्लाइंट भी ऐसे मामलों में जब कभी अप्रोच करता है तो ऐसे ही काउंसिल को अप्रोच करता है जिनका फेस वैल्यू कोर्ट में बेहतर हो और अच्छे तरीके से वो कोर्ट के एडवांटेज को ले सके। तो बेल में कोई भी रूल और गाइडलाइन नहीं चलती है, वो डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट है। तो एक्चुअली डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट पे डिस्कस करना ये तो यही है कि राजा जो चाहे वही हो जाएगा। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बेल देना चाहिए, उसमें बेल नहीं दी जाती है। बहुत सारे केस में जिसमें बेल नहीं देना चाहिए उसमें बेल दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अंडर ट्रायल जो है वो प्रिजनर ये पोस्ट कन्विक्शन होता है, पोस्ट कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। जब ट्रायल ही 10-10 साल 15-15 साल चलते हैं और जिसमें 4 विटनेस 5 विटनेस 6 विटनेस होते हैं 10 विटनेस, उनकी ट्रायल को इतना लिंगरिंग करना एक हिसाब से जो एक्यूज है उसको तो पनिशमेंट मिल ही रहा है, जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी पनिशमेंट मिल रहा है। अच्छा, जहां तक बात रही बेल की, तो बेल राइट है, लेकिन हाईकोर्ट वगैरह में अगर एक मर्तबा मैटर लगा है और इत्तेफाक से अगर फ्रेश मैटर में बेल नहीं हुई तो उसको 4 वीक 6 वीक्स एंड इस तरीके से 1 महीने 2 महीने के बाद डेट लगती है और डेट लगने के बाद लगातार उसका टेकअप ना होना ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, तो सरकार खुद जो है नागरिक के प्रति वफादारी नहीं करना चाहती है। तमाम चीजों को लेकर के सरकार पैसा दे रही है, लेकिन जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जुडिशियल सिस्टम में जो कमी है, जैसे अभी ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए, जैसा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, तो जो वहां के अच्छे अच्छे सीनियर काउंसिल हैं वो छप्पर में रहते हैं। और जो तहसीलों में देखा जाए, जैसे लखनऊ की कई तहसील है जिनमें अगर देखा जाए, जैसे आपकी मलिहाबाद तहसील हो गई, बख्शी तालाब तक से तहसील हो गई, आपके बाराबंकी बगल में है, बाराबंकी में भी वकीलों की दशा। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो वकीलों की स्थिति है चेम्बर्स की, वो बहुत खराब है। और रही बात बेल वगैरह की, तो जब जिसके लीगल प्रैक्टिशनर हैं, अगर उन्हीं की पोजीशन खराब है तो एक्चुअली जिस प्रोफेशन में वो बिजनेस करेंगे वो तो खराब रहेगा ही। और जो जजों का टाइमिंग है 10 बजे बैठने का, ट्रायल कोर्ट में देखा जाता है कि 1 बजे जज बैठते हैं और अर्जेंसी सुन कर करके 2 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद वो बैठे रहते हैं, कहते हैं कि चैम्बर में काम है। मोर देन 100 केसेस में हम अपीयर हुए ट्रायल कोर्ट में और ये देखते हैं कि चैम्बर में बैठे रहते हैं, पान तंबाकू खाते रहते हैं और उसके बाद आए और 2 लाइन सुने, कहे हाँ जजमेंट रिजर्व है, चैम्बर में जो चाहते हैं वो ऑर्डर पास कर देते हैं और बाबू से जाकर के जजमेंट को नोट कर लेना होता है। तो जुडिशरी में एक्चुअली रिफॉर्म नहीं हो रहा है। अच्छा, जो बेल 438 में सेशन कोर्ट को पावर है वही हाई कोर्ट को पावर है। तो सेशन जज ज्यादातर कह देते हैं कि ठीक है हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, आप हाई कोर्ट में फाइल कर दीजिएगा। हाई कोर्ट में अगर काउंटर के बिना आप बहस करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के जस्टिस भी कहते हैं कि हम इसको डिस्पोज कर देते हैं, दिल्ली पकड़ लीजिए, रात में लखनऊ मेल है। तो बेल की जो वकालत और प्रैक्टिस है वो एक्चुअली मतलब आपको राजा और महाराजा की तरीके से और उनको भगवान के रूप में एक्ट करते रहना होगा। हालांकि बेल वगैरह में कोई वकालत नहीं होती है, सिर्फ मर्सीफुल है। इसके अलावा अभी तक हमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लगा है कि बेल आप पॉइंट रख कर करके ले रहे हो और बेल पॉइंट पे बहस की जा रही हो। ऐसे बहुत कम जज होते हैं जो पॉइंट्स को सुन करके बेल को कंसीडर करते हैं। तो बेल ना रूल है और ना बेल को ये कहा जाए कि रिजेक्शन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। अगर आप देखें तो लखीमपुर खीरी के मामले में
मिनिस्टर होते हुए कई बार बेल रिजेक्ट हो गई और अल्टीमेटली उनकी बेल अलाउ हो गई, ये कहते हुए कि ट्रायल डिले है। ऐसे थाउजेंड ऑफ केसेस हैं जिसमें ट्रायल डिले है और उनकी बेल नहीं हो रही है। तो जो पैरिटी है एक्चुअली सबके लिए नहीं होती है। जिनके पास पैसा है उनकी तो बेल आसानी के साथ हो सकती है, बड़े बड़े वकील हायर हो जाते हैं जिनका फेस वैल्यू होता है और उनकी बेल हो जाती है। जिनके पास पैसा नहीं है, एक्चुअली जो जेल में है वो ज्यादातर गरीब लोग हैं जिनके पास बांड भरने के पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। तो एक्चुअली जो सरकार चाहती है उसी हिसाब से होता है। छोटे छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, कि लेस देन 7 ईयर के मैटर में कोई गिरफ्तारी नहीं। ऐसे ही अमरावती का जजमेंट था, इलाहाबाद लखनऊ बेंच दोनों से जजमेंट थे। ऐसे ही जजमेंट था पोस्ट पे जोगिंदर सिंह का। तो ये सारे जजमेंट हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अगर आप किसी जज के पास जजमेंट लेकर के चले जाइए तो वो ऐसा समझता है जैसे कि कोई आतंकवादी उनके सामने आ। तो ट्रायल कोर्ट में कोई भी जज जजमेंट वगैरह नहीं देखता है, और अगर आपने जजमेंट दे दिया तो बेल अलाउ करने का अगर एक रास्ता था तो जज साहब वो 10 रास्ते ढूंढ लेते हैं बेल रिजेक्ट करने के लिए। तो जब डिस्क्रेशन है और उस पे बिना कमेंट किए हुए, यानी पूरी बात सुन लेते हैं और बेल में कहते हैं कि बिना मेरिट पे गए हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। यही हाल हाई कोर्ट का है कि बेल रिजेक्ट करते हैं या अलाउ करते हैं, कहते हैं बिना मेरिट पे गए और बेल को हम निस्तारित कर रहे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म होने की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे एफआईआर दर्ज हुई तो कुछ लोगों का मानना है कि अरेस्ट फाइल कर दें तो 226 में आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 438 फाइल कर दें, कुछ लोग 438 में चले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो सरेंडर करें और रेगुलर बेल ले लें। तो देखिए यहाँ पे एक जो ड्रेस्टिक चेंजिंग है कि एफआईआर होने के जस्ट बाद डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन होना चाहिए, और जो डिफेंस का ग्राउंड है उस डिफेंस के ग्राउंड को इकट्ठा करने के बाद में एफआईआर क्वेश्चन फाइल करनी चाहिए। लेकिन एफआईआर की क्वेश्चन की ग्राउंड को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इतना लिमिटेड कर रखा है कि 226 की एक्सरसाइज, हाई कोर्ट ये कहता है कि मैं यहाँ पे काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर एफिडेविट से पिटिशन से इसको तय नहीं करूंगा। ऐसे ही 482 की पिटिशंस में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जहां पे आर्टिकल 21 का मामला हो, लाइफ लिबर्टी और डिग्निटी का मामला। अब वो डिग्निटी चाहे एक एक शब्द गाली देने की हो, चाहे वो थाने में बैठा ले जाने की। अच्छा, थाने में बैठा है तो कोई बात नहीं, पूछताछ कर रहे होंगे, इस तरह की बात कह करके पुलिस को नॉर्मली छोड़ देना, यानी जिसने आपकी लिबर्टी को या क्लाइंट की लिबर्टी को कोटेल किया, यानी एक लम्हे के लिए कोई हमारी लिबर्टी को बहाल नहीं कर सकता है, तो बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल किए हुए एक लम्हे के लिए हमारी लिबर्टी को वो ले नहीं सकता। आप जैसे अभी हरिशंकर का केस हम लोग कर रहे थे, हरिशंकर के केस में आपने देखा कि एक नॉर्मल चीज है कि 107-16 की कार्रवाई में 10 दिन तक उसे जेल भेज दिया गया, और तमाम शिकायत होने के बाद स्टेट मशीनरी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप बेल को क्या कहेंगे? जबकि यह है कि 7 साल से कम के मामले में अरेस्टिंग नहीं होती, अगर अरेस्टिंग होती भी है तो उसको आउट ऑफ टर्म बेल दी जाएगी, और अगर बेल बॉन्ड कोई नहीं पेश कर सकता है तो कंडीशनल उसे छोड़ा जाएगा इंटरिम पे कि आप अगली तिथि तक अपना बॉन्ड भर दीजिए। अच्छा, पर्सनल बॉन्ड भरने में क्या है, उसे एक दस्तखत ही तो करना है। लेकिन ऐसी स्थितियां ऑफिसर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स और ट्रायल कोर्ट वगैरह के जो जजेस हैं
वो अपने को खुदा समझ करके एक्ट ऑफ द गॉड समझ करके काम करते हैं। हालांकि तमाम मामलों में अगर देखा जाए तो जुडिशरी एक वास्ट रिफॉर्म करने की तरफ बढ़ना चाहिए और रिफॉर्म होना चाहिए, और इस पे बहुत डिटेल गाइडलाइन होना चाहिए, ताकि जो डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप के साथ साथ में जिसमें वो चाहते हैं मर्शियल ग्राउंड पे करते हैं, नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंटीसिपेटरी का स्कोप उत्तर प्रदेश में सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के जजमेंट के बाद में 2018 से शुरू हुआ। अब आप समझिए कि इससे पहले जिन लोगों को बेल लेना होता था वो या तो अंडर कस्टडी होकर के जाते थे या वो जेल होकर के बेल पे आते थे। तो एक्चुअली तमाम ऐसे रिफॉर्म की जरूरत थी जिसपे इन सारे चीजों की गुंजाइश थी। तो बेल पे बहुत सारे डिस्कशंस की जरूरत है, बहुत डिबेट की जरूरत है। शर्मा जी, बेल एक दिन में समझने वाली चीज नहीं है। बस ये समझना है कि बेल जो है वो जज का डिस्क्रेशन है। आप उसके यहाँ कुछ पॉइंट्स रखिए, हम्बल रहिए और पीस रहिए, और कुछ आपका फेस अगर अच्छा है, वैल्यूएबल है, तो बेल हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ आज मुझे लगता है कि बात खत्म करनी चाहिए, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद।